औद्योगिक नगरी जो मध्य प्रदेश में अपना विशेष स्थान रखती है और मेरी अपनी कर्म भूमि का ही एक अंग है, मैं उसे नमन करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा संकल्प आप लोगों ने लिया। जियालाल जी शर्मा का मेरे पास फ़ोन आया था कि समर साहब, भगत सिंह का जन्मदिन हमको मनाना है। तो मैंने जियालाल जी से कहा कि भाई, ये भगत सिंह का जन्मदिन आप क्यों मना रहे हैं? तो वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं, लोग फ्रेंड्स डे मनाते हैं और पता नहीं कौन कौन से डे हो गए हैं, वो डे मनाते हैं। तो जियालाल जी ने कहा था कि नहीं, हम नई पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान अगर आज हिंदुस्तान है तो वो किन के बल पर है, ताकि ये यहाँ जितने युवा बैठे हैं वो ये जान सकें कि हिंदुस्तान की असलियत क्या है। ये एक बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत बड़ी ताकत है। कितने लोग भगत सिंह के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, कितने लोग चंद्रशेखर आजाद के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, कितने लोग राजगुरु के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। उन 154 फांसियों के लिए जो अंग्रेजों ने सन 1760 में तिलका मांझी से शुरू कर और 1946 में राजनारायण मिश्र तक दी, उन 153 फांसियों तक कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं। ये एक आपका संकल्प है, ये मंडीदीप का संकल्प है कि जो भगत सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आदरणीय भदौरिया जी बैठे हुए मेरे मित्र हैं, बड़े पुराने मित्र हैं हम। भदौरिया जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज के अखबार उठा के देखिए, एक भी अखबार में भगत सिंह का चित्र नहीं है। एक भी अखबार, आज सुबह में पेपर पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में केवल यही चीज थी कि मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने अखबारों ने भगत सिंह को याद करा। नहीं, क्या हमारे पत्रकार, क्या हमारे अखबार केवल विज्ञापनों की दुनिया में खोते जा रहे हैं? उस व्यवसायिक गला काट समय के दौरान में अगर मंडीदीप की भगत सिंह समिति, हमारे अपने लोग मिलकर, सारे लोग मिलकर अगर इन शहीदों को याद करते हैं तो मैं इस मिट्टी को प्रणाम करता हूं और मैं अपने आप को गौरवशाली मानता हूं कि मैं इसी तहसील का रहने वाला हूं। आइए मित्रों, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे सामने एक बात कही गई थी, जियालाल जी ने मुझसे यह कहा था कि हम एक गरिमामय कार्यक्रम रखना चाहते हैं जो भगत सिंह के जन्मदिन को सार्थक करे। आप टीम ऐसी बनाना कि जो मंडीदीप के लोग याद करें। मेरे दिमाग में उसी समय जो नाम कौंधे, मैंने तत्काल उनसे संपर्क किया। तिरंगे के ऊपर अगर हिंदुस्तान में सबसे अच्छी कविताएं हैं, तिरंगे के बलिदान के ऊपर अगर किसी ने कविताएं लिखी हैं, तो वो आप लोग जानते हैं कि उसका नाम होता है श्री जगदीश सोलंकी जी कोटा। वीर रस के सर्वोच्च हस्ताक्षर, हिंदुस्तान में इनसे बड़ा नाम वीर रस का नहीं हो सकता। हो सकता है कि कोई लोकप्रिय ज्यादा हो, लोकप्रियता के पायदानों पे जगदीश जी भी नीचे नहीं आते हैं, लेकिन इनकी कविता के अंदर वो मर्म होता है। अगर आज के हिंदुस्तान को देखना है, आज की बात करनी है, राजनीति पर गीत में व्यंग देना है, देशभक्ति की बात करना है, देश को जगाने की बात करना है, तो हमारे बीच में वयोवृद्ध, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग यहां पर बैठे हुए, मुझे ज्ञात हुआ किसी समय रामानंद सागर के दाहिने हाथ रहे हुए और कृष्णा सीरियल के डायलॉग जिन्होंने लिखे, जिनका बेटा ऋतुराज आज फिल्म इंडस्ट्री के अंदर स्थापित नाम है, वो पंडित रामेंद्र मोहन त्रिपाठी, जो आगरा के कमिश्नर रहे, वो हमारे बीच मौजूद हैं। मैंने उन्हें आमंत्रित किया। जहां कवियत्री की बात होती है तो एक ही बात को लोग मानने लगते हैं कि कवि सम्मेलनों में साफ फुहड़ता होती है, लेकिन अगर नारी शक्ति और नारी के ऊपर बात करने के लिए, हमारी मर्यादाओं पर बात करने के लिए, हमारे रिश्तों पर बात करने के लिए, प्रेम और प्यार की सार्थक गीत गजल के लिए अगर हिंदुस्तान में कोई एक कवियत्री है तो उसका नाम होता है डॉक्टर अनु सपन। तो मैंने अनु सपन को आमंत्रित किया है। हास्य व्यंग आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक था। मंच का संचालन एक गरिमा के साथ होना चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए लाफ्टर चैलेंज में अपने जलवे दिखाने वाले और आज की स्थिति में हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े मंच संचालक के रूप में जिनका नाम स्थापित है, वो नाम होता है अशोक सुंदरानी। मैंने उन्हें आमंत्रित किया है। दोस्तों, यहां बहुत से वो युवा होंगे जो 6ठी, 7वीं, 8वीं या 9वीं, 10वीं, 11वीं में जिन्होंने पढ़ा होगा। एक लेखक हुआ करते थे, आज भी उनकी पुस्तकों में नाम चलता है, श्री पन्नालाल पुदमलाल बख्शी, जो राजनांदगांव के थे। आप लोगों ने और हमने उनके निबंध पढ़े हैं। उस साहित्यिक परंपरा से, उस साहित्यिक वंश के
उत्तराधिकारी के रूप में उनके पोते आदरणीय अनिल कांत बख्शी जो राजनांदगांव से हमारे बीच में आए हैं, मैंने उन्हें आमंत्रित किया। मेरा भरपूर प्रयास रहा कि भगत सिंह के जन्मदिन की इस संध्या को हम भगत सिंह के जन्मदिन और उत्साह के रूप में मनाएं, राष्ट्रवाद और देश की बात करें, इस देश को मजबूत करने की बात करें, युवाओं में राष्ट्रीय संकल्प को भरने की बात करें। आइए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मंच संचालन के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं हमारे मंच संचालक श्री अशोक सुंदरानी जो बंबई से हमारे बीच आए। आइए अशोक जी। ये दोनों लाइटें अगर बंद हो सकती हैं तो बंद करवा दें। मैं जिस कस्बे में रहता हूँ लाइट की इतनी कटौती होती है कि रोशनी में रहने की आदत खत्म हो गई हम लोगों की। ये बंद करवा दें दोनों फोकस तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे स्वाभाविक लगेगा। अच्छा, चलिए, ये मजबूरी है कुछ फिल्में बनाने की, तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। चलिए आइए प्रारंभ करता हूं। इस बहुत बड़े प्रांगण में उपस्थित 10,01,500 श्रोताओं को मैं अशोक सुंदरानी प्रणाम निवेदित करता हूं। संख्या पर ज़्यादा आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे अग्रिम पंक्ति में इस तरफ 8 सरदार बैठे हुए दिखाई पड़े और एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है, ये हमारे पूर्वज बताते थे, इसलिए वो संख्या। और सरदार भगत सिंह का जन्मदिन, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि उनके पूर्वज, उनके पुरखे, उनके वंशज हमें दिखलाई पड़े। ये तस्वीर पर आपने माल्यार्पण किया, आपकी तालियां कमज़ोर हैं, भगत सिंह के जन्म दिवस के हिसाब से तो बहुत ही कमज़ोर हैं। एक बार पूरी ऊर्जा के साथ अगर तालियां, ये बस ये ऊर्जा बनाए रखिएगा। आदरणीय समर साहब का मैं आभारी हूं जिन्होंने ऐसे प्यारे अच्छे श्रोताओं से हमें रूबरू कराया। ये मंच का सौभाग्य है कि 2 बड़े नाम एक साथ हैं। अगर जगदीश सोलंकी जी को पकड़ने जाओ तो रामेंद्र जी नहीं मिलते, रामेंद्र जी को पकड़ने जाओ तो जगदीश जी नहीं मिलते। ये दोनों एक साथ हैं तो ऐसा लगता है विष्णु जी और रामचंद्र जी दोनों एक साथ एक जन्म में दोनों ने अवतार ले लिया। और जब आप इनको सुनेंगे अपने आप में तालियां बजाने के बहुत सारे मौके आएंगे। भगत सिंह जी का जन्म है, इसलिए हमें हंसते हंसते मनाना है। तालियां इसलिए बजवा ली आपसे तबीयत से क्योंकि तालियां बजाते रहिएगा। शलभ भदौरिया जी बैठे हैं। एक छोटी सी बात आपसे बांटना चाहता हूं कि हर चीज का, हर जन्म का आपका एक कोटा फिक्स होता है। तालियां क्यों बजानी चाहिए? ऊर्जा आती है, पूरे वातावरण में एक संचार होता है। हर चीज का, हर जन्म का कोटा फिक्स होता है। एक जन्म में एक व्यक्ति को कितनी सांसें लेनी है, कोटा फिक्स है। ना तो एक सांस कोई कम लेगा, ना एक सांस कोई ज्यादा लेगा। उसी प्रकार एक जन्म में आपको कितना हंसना है, कोटा फिक्स है। ना तो कोई कम हंसेगा, ना ज्यादा हंसेगा। उसी प्रकार हे मंडीदीप भोपाल के शुद्धि श्रोताओं, ज्ञानी पुरुषों, आपका इस जन्म का भी ताली बजाने का कोटा फिक्स है। इसलिए इस जन्म का ताली बजाने का कोटा इस जन्म में खत्म कर लेना, वरना जो पुरुष इस जन्म का ताली बजाने का कोटा इस जन्म में खत्म नहीं करते, उन्हें ईश्वर अगला एक विशेष जन्म देता है जिसमें घर घर जाकर के तालियां बजानी पड़ती हैं। इसलिए अपना अगला जन्म बिल्कुल खराब मत करिएगा, जहां अवसर आए बजाते रहिएगा। बहुत अच्छे तरीके और सलीके से आप लोग बैठे हैं। मैं पूरी कमेटी को, पूरी समिति को बधाई देता हूं। बहुत छोटी लेकिन बहुत बड़ी सारगर्भित टीम बनाई है समर साहब ने। एक व्यक्ति अपने आप में एक कवि सम्मेलन है। मैं उपस्थित ये सरदार जी जितने बैठे हैं उन सब के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। आगे जो बुजुर्ग सरदार जी बैठे हैं उनके चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ। धूल में लगे कोई कण को प्रणाम करता हूँ। कण में छुपे हुए अणुओं को प्रणाम करता हूँ। अणु में छुपे हुए लाखों परमाणुओं को प्रणाम करता हूँ। प्रत्येक परमाणु में छुपे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्रणाम करता हूँ। कुल मिला के मैं अशोक सुंदरानी, आदरणीय सरदार जी, आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत मस्ती के साथ सुनिएगा। समर साहब ने कहा कि अखबार में, किसी भी अखबार में भगत सिंह का कोई चित्र नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। ये वक्त की गुंजाइश, ये एक वक्त निकल पड़ा है कि हम जो करंट टॉपिक्स हैं हम उन पर बात करें। अखबार उठाइए, टेलीविजन खोलिए, एक ही चर्चा चल रही है, कोयला किसने खाया।
वो बोले उन्होंने खाया, वो बोले उन्होंने खाया। एक ही चर्चा चल रही कि मनमोहन सिंह ईमानदार हैं कि भ्रष्ट हैं, मनमोहन सिंह जी भ्रष्ट हैं कि ईमानदार है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि मनमोहन सिंह जी कुछ भी हो सकते हैं लेकिन भ्रष्ट नहीं हो सकते। एक छोटी सी घटना से जोड़ता हूं, आपकी तालियां बिखर जाएं, उत्साह का वातावरण आ जाए, उसके बाद माँ की वंदना करते हैं। अभी ने बहुत मौके आए। एक प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन रुकी, उसमें से एक डब्बे में से सरदार जी उतरे। सरदार जी टीसी की तरफ बढ़े, टीसी ने सरदार जी को देखा, सरदार जी ने टीसी को देखा, सरदार जी थोड़ा सा पीछे हटे। टीसी समझ गया सरदार जी के पास टिकट नहीं होगी, तो टीसी सरदार जी की तरफ बढ़ा, सरदार जी और पीछे हटे। अब टीसी थोड़ा और तेज आगे बढ़ा, सरदार जी और तेज पीछे हटे। अब सरदार जी दौड़ने लगे, भागते भागते एक नंबर प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठवें प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। अब टीसी भी पसीना पसीना, सरदार जी भी पसीना पसीना। टीसी ने सरदार जी को पीछे से पकड़ा, बोले सरदार जी टिकट। तो सरदार जी ने पीछे की जेब से टिकट निकाला, बोले ये ले टिकट। तो टीसी हैरान रह गया, बोले सरदार जी जब आपके पास टिकट था तो खामखा पसीना पसीना किया, 1 नंबर से 6 नंबर प्लेटफॉर्म तक दौड़ा दिया। तो सरदार जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी का जवाब जैसा लगे। तो आगे से पीछे तक तालियों का एक शोर उठे। टीसी जी ने पूछा कि सरदार जी जब आपके पास टिकट था तो आपने मेरे को 6 नंबर प्लेटफॉर्म तक क्यों दौड़ाया? तो सरदार जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ऐसा है टीसी साहब कि मेरे पास तो टिकट था, लेकिन मेरे साथ जो 30-35 लोग थे उनमें से किसी के पास टिकट नहीं था। हाँ, उनको बाहर करना मेरी मजबूरी थी। और यही स्थिति हमारे देश की है। अपने सरदार जी के पास जो टिकट है, लेकिन उनके साथ जो 30-35 लोग फंसे हुए हैं उनमें से किसी के पास टिकट नहीं है, और सरदार बेचारा एक एक करके पसीना पसीना होकर उनको बाहर कर रहा है। बस ये ऊर्जा बनाए रखिएगा। हमारे कुनबे के बड़े कवि कुंवर बेचैन जी ने कहा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। कवि सम्मेलन 2 तरफा प्रक्रिया होती है दोस्तों, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी, वो दूसरा पांव आप लोगों को बनना है। आइए, जैसा कि कवि सम्मेलन का तरीका सलीका होता है, एक मर्यादा होती है। वो माँ सरस्वती जिस पर सारे कवियों ने, अतिथियों ने पुष्प अर्पित किए, माल्यार्पण किया, बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़े, उस माँ के चरणों में, माँ की वरद पुत्री से मैं आग्रह करता हूँ आप सबकी तालियों के बीच वे आएँ और माँ के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करें और वरदान मांगे कि आज का ये कवि सम्मेलन ऐसे प्यारे श्रोताओं की उपस्थिति में सफलता के शिखर को स्पर्श करे। जोरदार तालियां बजे और अन्नू सपन को हम आवाज़ दें। माँ वीणा पाणी की वंदना। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष दद्दा शाला भदौरिया जी को प्रणाम करती हूँ, नगर पालिका अध्यक्षा पूर्णिमा जैन जी और समस्त अतिथिगण, मंडीदीप नगर के रसज्ञ श्रोतागण, सबको अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। माँ शारदे की वंदना के लिए आदेश है, कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। आज हमें किस बात की ज़रूरत है, हम सब क्या चाहते हैं, वो सब कामना की, प्रार्थना की पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। इसके बाद अपने क्रम में अपनी बात रखूँगी। एक बार पुनः मुझे तालियों से आदेश प्रदान कर दें। हाथ जोड़ आपको नबाऊं शीश दिन रैन, स्वर ज्ञान दीजिए नमामि मात शारदे। क्या बात। हाथ जोड़ आपको नबाऊं शीश दिन रैन, स्वर ज्ञान दीजिए नमामि मात शारदे। शांति सुख भाईचारा फैले हर गांव गांव, नेह दान दीजिए नमामि मात शारदे। द्वेष बैर ईर्ष्या की जड़ मूल काट दूं, शक्ति दान दीजिए नमामि मात शारदे। शोषितों और पीड़ितों के लिए उठे लेखनी, ज्ञान दान दीजिए नमामि मात शारदे। ज्ञान दान दीजिए नमामि मात शारदे।
पाप क्या है पुण्य क्या है, झूठ क्या है सत्य क्या है, जान सकूं तर्क का विधान दे मशार दे। पाप क्या है पुण्य क्या है, झूठ क्या है सत्य क्या है, जान सकूं तर्क का विधान दे मशार दे। उतावली हो सांस सांस जिसकी एक गंध को, अब तो पसीने को वो मान दे मशार दे। मोल भाव भावना का जिसमें ना लग सके, अब तो एक ऐसा हिंदुस्तान दे मशार दे। मोल भाव भावना का जिसमें ना लग सके, अब तो एक ऐसा हिंदुस्तान दे मशार दे। लेखनी के तीर लगे जालिमों के वक्ष पर, आंसुओं के दर्द की कमान दे मशार दे। आंसुओं के दर्द की कमान दे मशार दे। आंसू क्या बात, जिस तरह से आपने स्वीकार की, पूरा विश्वास है ये कवि सम्मेलन अपनी संपूर्ण ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। पीछे जो लोग खड़े हुए हैं उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इधर काफ़ी कुर्सियां खाली हैं, उन पर आकर के विराजित हो जाएं। ये पहला मंच है जहां खाली कुर्सियों पर आम जनता को बैठने के लिए कहा जा रहा है, वरना देश की तो ये स्थिति है कि कोई भी खाली कुर्सी रखना नहीं चाहता। आकर के बैठ जाएं, व्यवस्थित हो जाएं। या आगे काफ़ी खाली मैदान पड़ा हुआ है, उस पर आकर के विराजित हो जाएं, अपनी भूमि पर, अपनी मातृभूमि पर, अपनी जन्मभूमि पर। आइए, पहले कवि को मैं आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसके लिए बताया गया कि हम लोग पाठ्य पुस्तक में निबंध पढ़ा करते थे। पद्मलाल पुन्नालाल जी बख्शी, उनके निबंध, उनकी पीढ़ी के यशस्वी कवि। लेखन हास्य व्यंग की तरफ भी गया है, बहुत अच्छा लिखा है। राजनांदगांव से चला, एक साहित्यकार, एक कवि, एक हास्य कवि, और पूरे देश का हो गया। उसका नाम होता है अनिल कांत बख्शी। बस बाबा रामदेव का एक छोटा सा योग करें, आपका दाहिना हाथ बाएं हाथ पर गिरे और एक ठक की आवाज आए और आपकी आवाज बुलाए अनिल कांत बख्शी जी को। जोरदार तालियों के साथ अनिल कांत बख्शी। सभी को प्रणाम करता हूं साथियों। माइक ऊपर कर लें, ये या तो इनको माइक के साइज का कर दें या माइक इनके साइज का कर दें, दो में से एक काम करें। आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए, वो जरूरी है, संप्रेषण जरूरी है। बहुत अच्छे। चार चार लाइन से बात शुरू करता हूं। स्वागत। कि सरदारों से सरकारों तक और भक्तों से भ्रष्टाचारों तक, सरदारों से सरकारों तक, भक्तों से भ्रष्टाचारों तक, मंत्री जी से मक्कारों तक, गांधी जी से गद्दारों तक, सबका हाल सुनाने आया हूं। मैं हूं गहरा एक समुंदर, जितनी कविता मेरे अंदर, उसकी एक एक बूंद आज पिलाने आया हूं। बहुत अच्छे। उसकी एक एक बूंद आज पिलाने। भाई वाह अनिल कांत, उसकी एक एक बूंद। बहुत अच्छे। आजकल साथियों, जिसे देखो वही अपनी ताकत दिखा रहा है। पड़ोसी को देखो तो वो अपनी ताकत दिखा रहा है, पड़ोसी देश को देखो तो वो अपनी ताकत दिखा रहा है। लेकिन जिस चीज में सबसे ज्यादा ताकत है, लोग उससे दूर भाग रहे हैं। कि हलवाई जीव मावे से कई पकवान बना सकता है, यह उसकी ताकत है साथियों। हलवाई जीव मावे से कई पकवान बना सकता है, जीव कुम्हार मिट्टी गढ़कर भगवान बना सकता है। और हम तो कारीगर हैं यारों केवल शब्दों के, और 2.5 अक्षर प्रेम में इतनी ताकत है कि बड़े बड़े शैतान को इंसान बना सकता है। बड़े बड़े शैतान को इंसान बना सकता है। बढ़िया बात। व्यवस्था पर 2 लाइन देखिए साथियों। कि रामलाल ने फैमिली प्लानिंग करवाया, रिजल्ट साल भर बाद सामने आया। रामलाल ने फैमिली प्लानिंग करवाया, रिजल्ट साल भर बाद सामने आया, और रिजल्ट देखकर रामलाल उदास हो गया। डॉक्टर फेल, रामलाल पास हो गया। बहुत अच्छे। और कांग्रेस, बहुत अच्छे। कांग्रेस और बीजेपी के दुश्मनी के बीच मेरे नगर में एक अजीब दोस्ती जाग गई। कांग्रेस और बीजेपी के दुश्मनी के बीच मेरे नगर में अजीब दोस्ती जाग गई। इंदिरा आवास की लड़की अटल आवास के लड़के के साथ भाग गई। इंदिरा आवास की लड़की अटल आवास के लड़के के साथ भाग गई।
पहली बार ऐसा कवि सम्मेलन देख रहा हूं जहां एक भी पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे साथियों। अभी एक कवि सम्मेलन में गया था लखनऊ, वहां तो भारी संख्या में पुलिस, लेडीज पुलिस। मैंने आयोजक से पूछा, यार ये कवि सम्मेलन में पुलिस वाले किस लिए? बोले पब्लिक भाग मत जाए इसलिए। बोले पुलिस वाले किस लिए? पब्लिक भाग ना जाए इसलिए। मैंने कहा लेडीज पुलिस किस लिए? बोले पुलिस वाले भाग मत जाए इसलिए। बोले कमाल कमाल कमाल। और साथियों, हमारे देश में साल भर चुनाव होते रहता है। मुझे भी मतदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्राथमिक शाला मेरा मतदान केंद्र था। जैसे ही मैं वोट डालने प्राथमिक शाला पहुंचा, मुझे आज से 40 साल पहले अपने जमाने के प्राथमिक शाला की याद आ गई। बढ़िया। ब्लैक बोर्ड पर लिखा रहता था सोमवार हिंदी गणित विज्ञान, मंगलवार गणित भूगोल विज्ञान, बुधवार हिंदी भूगोल विज्ञान। आज उस ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है साथियों, सोमवार चावल दाल सब्जी, मंगलवार खीर पूरी सब्जी, बुधवार चावल पापड़ सब्जी। मैंने एक सज्जन से पूछा, ये सब क्या है? बोले सर, इससे बच्चों को स्कूल आने की प्रेरणा मिलती है। मैंने कहा तब तो आज से 40 साल के बाद इस ब्लैक बोर्ड पर लिखा रहेगा सोमवार पौवा अद्धी बॉटल, बहुत अच्छे, मंगलवार चेपटी ठर्रा अंग्रेजी, बुधवार बियर ब्रांडी व्हिस्की। बोले क्या बात करते हो सर, इससे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, इससे कहां बच्चों को स्कूल आने की प्रेरणा मिलेगी। मैंने कहा नादान, ये बच्चों के लिए नहीं, गुरुजी लोगों के लिए। वो पानी ही है, टेंशन नाम ही केवल ले रहे हैं उनके बस। साथियों, सोचने की जरूरत है कि हम कहां थे, कहां हैं और ऐसे में हम कल कहां होंगे। मेरे मित्र के लड़के की शादी हुई, बहू विदा होकर ससुराल आई। जैसे ही बहू ससुराल आई, मुझे आज से 40 साल पहले अपने मित्र की शादी याद आ गई। जब भाभी जी विदा होकर ससुराल आई थी तो सबसे पहले अपने सास और ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद ली थी। आज उसकी बहू विदा होकर ससुराल आई साथियों, अपने सास और ससुर को हाय आंटी, हेलो अंकल बोल रही। मैं सोचने लगा आज से 40 साल के बाद जब इस बहू की बहू विदा होकर ससुराल आएगी तो ना तो अपने सास ससुर के पैर छुएगी, ना तो उन्हें हाय हेलो कहेगी, बल्कि हो सकता है कि सास और ससुर को अपने बहू के पैर छूकर निवेदन करना पड़े कि हमको भी मकान के किसी कोने में पड़े रहने देना, पर हमको वृद्धाश्रम मत भेजना, हमको वृद्धाश्रम मत भेजना। बढ़िया। वक्त हमें कहां ले जा रहा है साथियों? तो वक्त के बहाव में हमें बहना नहीं है, ऐसे कुकर्मों को सहना नहीं है। ऐसा कुछ करे कि सबका चेहरा खिल जाए और गांधी वाला देश हमको फिर से मिल जाए, गांधी वाला देश हमको फिर से मिल जाए, गांधी वाला देश हमको फिर से मिल जाए। साथियों, हर गांव में, हर शहर में एक न एक ऐसा आदमी जरूर मिल जाएगा जिसको न कहीं आना न जाना, लेकिन बीच में टांग अड़ाना उसकी आदत। मेरे गांव में ऐसे ही एक आदमी है, रामलाल। जितना उससे बचने की कोशिश करो साला वही मिल जाएगा। और मिला फिर शुरू उसका क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन, दिमाग खराब करना। अब एक पड़ोसी के यहाँ डिलीवरी हुई, चलो भाई देख करके आ जाऊं करके निकला तो रास्ते मिल गया रामलाल। कहाँ जा रहे हो भैया? अरे मैं कहा पड़ोस में डिलीवरी हुई है, देखने जा रहा था। लड़का हुआ तो लड़की भैया, उसकी आदत। लड़का हुआ तो लड़की, मैं कहा लड़का हुआ है वही देखने जा रहा था। नॉर्मल है क्या ऑपरेशन? मैं कहा नॉर्मल हुआ है यार, वही देख। पहला है दूसरा भी है? अरे मैं कहा पहला है यार, अभी अभी तो उसकी शादी हुई, ज्यादा लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? अरे मैं कहा लव मैरिज किया था मंदिर में, कोर्ट में भैया। मैं कहा कोर्ट में किया था, सोमवार था मंगल। छोड़ना यार, तेरा क्या करना। नहीं, संडे तो ही नहीं सकता ना, उस दिन छुट्टी रहती है। बहुत अच्छे। ऐसे अपने रामलाल, जितना बचने की कोशिश करो वही मिल जाएगा। और मिला फिर शुरू उसका क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन। अब एक परिचित की शव यात्रा में जाना था, मैं बोला रामलाल मत मिल जाएगा, पीछे तरफ से गया, पिछवाड़ा मिल गया रामलाल। कहाँ जा रहे हो भैया? राधे मर गया, उसकी काठी में मर गया, हैजा थी टीबी का। अरे मैं कहा एक्सीडेंट में मरा यार, बस में तो मैं ट्रक में भैया। अरे वो ट्रेन से गिर के मरा यार, राइट टाइम थी लेफ्ट थी भैया ट्रेन। मैं कहा 10-15 मिनट आगे पीछे, अकेला था, फैमिली भी थी भैया।
क्या अकेले ही था यार? बोले शादी वादी नहीं किया था भैया? ये किया था ना, लव मैरिज का अरेंज मैरिज का? मैं कहा लव मैरिज किया था यार। बोले मंदिर में, कोर्ट में भैया? बोले कोर्ट में किया था, सोमवार था मंगल, फिर तेरा भैया? नहीं भैया कंफर्म करना चाहो, संडे नहीं था, आप तो जानते हो संडे छुट्टी रहती है ना, घूम फिर के फिर वो वहीं आ जाता। बढ़िया। अब चुनाव का रिजल्ट निकलने वाला था, मैं बोला अरे रामलाल मत मिल जाके, सुबह सुबह उठ के मतगणना केंद्र गया, सामने हम दातून चबाते खड़ा है, रिजल्ट देखने आया भैया? मैं नहीं तेरे को देखने आए हूँ। मजाक करते हो भैया? भैया गजोधर भी खड़ा है भैया, खड़ा है, बैठ गया। मैं कहा खड़ा है ना यार, पंजा में कमल पे भैया, वो निर्दलीय खड़ा है, जीतेगा हारेगा भैया, उसको हारना चाहिए। वह बड़े बड़े लोग खड़े, उसके बच्चे लोग रखेंगे तो निकाल देंगे भैया घर से उसको, ऐसे उसके बच्चे ही नहीं है यार। बोले शादी नहीं किया था भैया? किया था ना यार। लव मैरिज क्या अरेंज मैरिज? मैं लव मैरिज किया था, मंदिर में किया था, उस दिन संडे नहीं था। देखता हूं तो रामलाल गायब था। बढ़िया। सब तरफ देखा, रामलाल दिखा ही नहीं। मेरा टेंशन बढ़ गया, रामलाल गया कहाँ? एक दिन ढूंढते ढांढते पता लगाते गया, उसके घर सामने लगी थी भीड़ और अंदर पंखे में लटका हुआ था रामलाल, जीभ बाहर निकली हुई, आंखें खुली हुई। सामने गया तो लगा, मुझे देखते ही आंखों में फिर से शुरू कर दिया सवाल, रामलाल क्यों बख्शी जी, ये बिहारी और मराठियों के बीच में संबंध सुधरा या अभी भी जहर उगल रहे हैं एक दूसरे के विरुद्ध? बढ़िया। कि संसद के अंदर कुर्सी तोड़ने वालों ने कुर्सी पर बैठना सीखा या अभी कुर्सी तोड़ने में लगे? कि देश का आम आदमी मुस्कुराना सीखा या अभी भी सिसक रही है, उनकी आंखें भूख मर रही हो बेकारी से? ऐसे और कई सवाल। तभी रोती बिलखती सामने आई रामलाल की घरवाली। अरे इसका मतलब रामलाल भी शादीशुदा था। रामलाल भी शादीशुदा था साथियों, लेकिन हिम्मत नहीं हुई उसकी घरवाली से पूछने की शादी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज, मंदिर में कि कोर्ट में, सोमवार। ये थे अनिल कांत बख्शी। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, आपको हंसाया, गुदगुदाया, चिंतन की पंक्तियां छोड़ गए।